गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई एम लोकेश प्रजापत और ये आपके लिए सेकंड पार्ट लेके आया हूँ जिसमें 51 से लेके 100 तक के क्वेश्चंस हैं और मेरे मार्क्स भी ऐसे ही हैं 51 आउट ऑफ 100। तो अपन 51 से स्टार्ट करते हैं और कल वैसे भी आपका पेपर है। ओके, 51 है स्तंभ के बीच माध्य वर्ग का अर्थ अर्थात एनोवा में एमएससी के बराबर होता है। तो इसका सही आंसर है एसएससी डिवाइड बाई C-1। ये आप एक बार चेक कर लेना। और ये 52 है एनोवा तालिका का अंश है, मीन्स एक्सेप्ट ऑफ एनोवा टेबल। एक बार इसको चेक कर लेना। तो इसका जो वेरिएंस रेशो है वो 1.284 है। ये कैसे निकलता है एक बार आपके नोट्स वगैरह में चेक कर लेना। ओके, टू टेल टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस मीन्स परिकल्पना के दो पूंछ परीक्षण का मतलब क्या है। तो इसमें उपरोक्त सभी है, तो आप एक बार के लिए सारी क्वालिटीज़ को रीड आउट कर लेना। जब प्राचल से ज़्यादा या कम सांख्यिकी माप है तो H जीरो को अस्वीकार करते हैं। अस्वीकृति क्षेत्र के सामान्य वक्र के दोनों ओर स्थित है। 5% सार्थकता स्तर पर सामान्य वक्र के दोनों तरफ स्वीकृत करने का आकार 0.025 है। 54 गैर प्राचालिक परीक्षण किया जाता है। तो इसके सारे ऑप्शन सही है। डेटा आर नॉट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, नॉमिनल कोल्ड डेटा, ऑर्डिनल स्केल डेटा, ऑल ऑफ द अबव। 55 विच टेस्ट कैन बी यूज्ड एज एन अल्टरनेटिव ऑफ टी टेस्ट। टी टेस्ट का अल्टरनेटिव कौन सा टेस्ट होता है? तो इसका यू टेस्ट सही आंसर है। बाकी ये टेस्ट के बारे में भी थोड़ा आइडिया कर लेना आप नोट्स वगैरह से। एनटी और बी के प्रतिवेदन लेखक में प्रयोग किया जाता है जो इंगित करता है। तो ये क्या चीज़ को इंगित करते हैं? के पहले और पुस्तक के लिए, बी के मीन्स पुस्तक के लिए और से पहले। ओके, इनमें से विच इज़ करेक्ट, कौन सा सही है? तो इंटरेस्ट जो है वो इक्विटी शेयर्स में नहीं मिलता, गलत हो गया। डिविडेंड इक्विटी शेयर में नो, गलत। रिस्क वाला जो फैक्टर है वो इक्विटी में ज़्यादा है, डिबेंचर में लेस है। तो ये सही आंसर हो जाएगा। FCCB का मतलब है फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। फ्यूचर वैल्यू ऑल्सो कॉल्ड, इसको टर्मिनल वैल्यू भी बोल देते हैं अपन। फाइनेंशियल स्ट्रक्चर रेफर्स टू, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ आता है? तो जो रेट वालों का जो ऑफिशियल आंसर की का सही आंसर है वो है लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ कैपिटल, दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। 61 कैपिटल गेयरिंग, कैपिटल गेयरिंग रेशो में रिलेशनशिप क्या होती है? कैपिटल और लॉन्ग टर्म डेब्ट, इसका सही आंसर है। तो इससे कैपिटल गेयरिंग रेशो निकलता है। तो एक बार इसके फॉर्मूला से भी आप गो थ्रू कर लेना। ओके, जब कोई कंपनी उधार ली गई पूंजी के उपयोग के साथ समता अंश पूंजी पर अधिक लाभांश का भुगतान करने में सफल होती है, तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी। मीन्स आपको जो लाभांश है वो अधिक मिल रहा है। 63 में है एक्सप्लिसिट कॉस्ट रेफर्स टू, स्पष्ट लागत का मतलब क्या होता है कि प्रतिभूतियों की आंतरिक दर जो धनराशि की खरीद के लिए भुगतान करती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रेड वाला। 64 पूंजी की सीमांत लागत को संदर्भित करता है। तो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे निकलते हैं? वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ न्यू कैपिटल से। पेबैक रेसिप्रोकल, पेबैक रेसिप्रोकल क्या है? तो इसमें रेट ऑफ प्रॉफिट देखी जाती है। ये एक रेट ऑफ प्रॉफिट है पेबैक रेसिप्रोकल की, कितने टाइम में अपना इन्वेस्टमेंट पेबैक होगा। ओके, इसमें आपको प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स निकालना है। तो आपका जो सही आंसर होगा वो इसमें ये होता है कि ओके 1.5 इसका आंसर है। IRR के लिए जो करेक्ट सेंटेंस है वो कौन कौन से हैं? वो इसमें चारों ही हैं। तो आप एक बार IRR के जो क्वालिटीज़ है वो चारों को एक बार रीड आउट कर लो। ओके,
और वर्किंग कैपिटल लेवरेज कैसे निकालते हैं, तो परसेंटेज चेंज इन रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन करंट असेट्स। 69 वोल्टर मॉडल के अनुसार अंश के बाजार मूल्य को अधिकतम करने के लिए लाभांश अनुपात क्या होना चाहिए। तो इसमें सारे जो ऑप्शन है वो इसमें सही है, तो इसका ऑल ऑफ द अबव होते हैं कि इन सब तरीकों से अपन इसमें शेयर का मार्केट वैल्यू निकाल सकते हैं। लाभांश के किस मॉडल में ये माना जाता है कि फर्म का स्थायी जीवन है, तो वोल्टर और गोल्डन मॉडल ये मानते हैं कि बिजनेस गोइंग कंसर्न तक चलेगा। पोर्टफोलियो की जोखिम को किस रूप में मापा जाता है, तो पोर्टफोलियो की जो रिस्क होती है उसको मेजर करते हैं कोवेरियंस के रूप में। इसका सही आंसर कोवेरियंस होगा, बीटा नहीं होगा। 72 में यदि किसी विशेष अंश का बीटा ज़्यादा है, तो बीटा का मतलब क्या है कि उसका मार्केट के साथ में फ्लक्चुएशन बढ़ता है। अगर बाज़ार बढ़ेगा तो शेयर की कीमत भी बढ़ेगी, अगर बाज़ार कम होगा तो शेयर की कीमत में भी कमी आएगी। जीडीआर के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो इसमें ये सी वाला ऑप्शन सही है। ये कंपनी जारी किए बिना किसी भी संदर्भ में भारत में स्वतंत्र रूप से हस्तांतरणीय है। ओके, और इसमें आपको 74 और 75 क्वेश्चंस का आंसर देना है। इसमें वर्किंग कैपिटल को y मानो, y ऑन सेल्स इज इक्वल टू -3.086 प्लस 0.5142x। तो इसका जिस क्वेश्चन पूछा है उन्होंने, तो इसमें उपरोक्त में से कोई नहीं इसका सही आंसर है। और अगर व्हेन देयर इज जीरो सेल्स हाउ मच वर्किंग कैपिटल इज रिक्वायर्ड, तो इसमें जीरो सेल्स होगी तो कितनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड है, तो इसमें -3.086 इसका सही आंसर आएगा। तो आप एक बार गो थ्रू कर लेना क्वेश्चंस को। 76 में एक कंपनी को उम्मीद है कि उसके द्वारा बेचे गए माल की कीमत 136 करोड़ है। परिचालन चक्र जो ऑपरेटिंग साइकिल है वो 54 डेज का है और न्यूनतम कैश बैलेंस जो है 1.5 करोड़ है। तो उसको एक दिन में 360 डेज, एक वर्ष में 360 डेज मानते हुए वर्किंग कैपिटल कितना चाहिए, तो इसका वर्किंग कैपिटल चाहिए उसको 21.89 करोड़। ये सही आंसर है। व्हेन डज फुल हाउस रेंट अलाउंस टैक्सेबल, किराए का भुगतान वेतन के 10% से कम है तो सारा किराया टैक्सेबल हो जाएगा, तो जो एचआरए मिलेगा वो भी टैक्सेबल होगा। ओके, 78 अदिति को मुंबई में नियोक्ता एक्स लिमिटेड में रहने के लिए सुसज्जित मकान की व्यवस्था दी। अदिति के लिए अनुलाभ का मूल्य क्या होगा, तो इसमें जो उसको फैसिलिटीज़ दी है तो वो फैसिलिटीज़ का वैल्यू माना जाएगा सैलरी का 15%। ओके, श्री तुतक नियोक्ता से ₹20,000 प्रतिमाह वेतन प्राप्त करता है। 3 बच्चों के लिए शिक्षा भत्ता और माल परिवहन भत्ता प्राप्त करता है। तो कर योग्य गणना इसमें 2018-19 के लिए आपको निकालनी है। ओके ओके, हाँ, आपकी नॉलेज के लिए ये इनकम टैक्स का जो स्लैब है फाइनेंशियल ईयर 20-21 के लिए, इसमें असेसमेंट ईयर 21-22 आएगा। तो इसका जो स्लैब रेट है वो है कि 2.5 लाख रुपए तक कुछ भी टैक्स नहीं लगेगा। 2.5 लाख से 5 लाख रुपए तक 5% है, और 5 लाख से 10 लाख के बीच में 20% है, और 10 लाख के ऊपर 30% है। सीनियर सिटीजन अगर 60 साल से ज़्यादा है तो उनको मिनिमम 3 लेके बाकी 3 to 5 में 5%, और फिर वो सेम स्लैब एप्लीकेबल हो जाएगी। ओके, और जिनका 80 साल से ज़्यादा एज है तो उनको डायरेक्टली 5 लाख वाली स्लैब मिलेगी, वो 5 लाख तक उनकी इनकम एग्जम्प्ट है। तो अभी जो फाइनेंशियल ईयर 20-21 है उसमें 2 स्लैब इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दी। तो दूसरा वाला जो नया स्लैब है वो मैं बताता हूँ, 1 मिनट। ये न्यू स्लैब है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने
ये हर 2.5 लाख में 5% का स्लैब चेंज हो रहा है कि 2.5 लाख रुपए तक आपको कुछ भी टैक्स नहीं देना। अगले 2.5 लाख पर 5%, फिर उससे अगले 2.5 लाख पर 10%, फिर अगले 2.5 लाख पर 15%, फिर अगले 2.5 लाख पर 20%, फिर 12.5 लाख से 15 लाख के बीच में 25%, और 15 लाख के ऊपर 30%। और इन सब में एजुकेशन सेज लगेगा 4%, तो वो आप ध्यान रखना। ओके, तो ये क्वेश्चन में आंसर आएगा 2,22,600। इसमें स्लैब लगेगा प्रीवियस ईयर 18-19 वाला। 80 वाला जो क्वेश्चन है उसमें इनको क्या करना है, डीए को टैक्सेबल करना है। तो कौन से ईयर में डीए टैक्सेबल होगा, तो प्रीवियस ईयर में डीए टैक्सेबल होगा। हाउस प्रॉपर्टी की जो इनकम है उसमें अनरियलाइज रेंट का ट्रीटमेंट क्या होगा, तो इसको एक्चुअल रेंट में से कम करते हैं अपन अनरियलाइज को। और म्युनिसिपल टैक्सेस टू बी डिडक्टेड फ्रॉम ग्रॉस एनुअल वैल्यू शुड बी। तो ये जब आपने अगर पे कर रखा है नगर पालिका टैक्स, तो मालिक जितना भुगतान किया मालिक को उसके दौरान उसमें घटाना चाहिए। 83 में क्या है कि अगर आपकी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो आपको 30,000 रुपये प्रति वर्ष इंटरेस्ट का बेनिफिट मिलेगा 24B में। अगर यही चीज़ किराएदार के केस में होती है तो 2 लाख रुपए का लिमिट था। ओके, 84 में है कि तुक और मुक्तुक एक स्व अधिकृत संपत्ति के सहमालिक है दोनों। उनके पास 50% हिस्सा है। प्रत्येक सहमालिक द्वारा ऋण पिछले वर्ष के दौरान भुगतान किया गया ब्याज वर्ष 2005 के दौरान संपत्ति के अधिग्रहण के लिए लिया गया 2,05,000 रुपये। तो प्रत्येक सहस्वामी के संबंध में कटौती कितनी मिलेगी, तो इसमें जो सही आंसर है वो 2 लाख रुपये, 2 लाख रुपये तक का उनके पास बेनिफिट मिल जाएगा। 85 में क्या बोल रहा है वो कि क्या बैंकिंग व्यवहार के दिन एक किसान से 50,000 का तिलहन नगद में खरीदी जाती है तो कर निर्धारण वर्ष 19-20 के लिए व्यवसाय व पैसे की आय में कटौती होगी, आय होगी। तो इसका सही आंसर है तो कि इसका बेनिफिट मिलेगा कि नहीं मिले, तो बेनिफिट मिलेगा, अलाउेबल एज ए डिडक्शन। एक करदाता प्लांट और मशीनरी उसके व्यवसाय चलाने के उद्देश्य से प्रयोग करता है तो सेक्शन 31 के अकॉर्डिंग कितनी राशि कटौती होगी। अकाउंट पे चेक से पेमेंट किया है तो इसमें करंट रिपेयर वाली जो है वो एक्सपेंसेज मेरे को रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंसेज है तो वो मिलेगा इस यहाँ पे बेनिफिट। 87 में वेयर द टोटल टर्नओवर ऑफ एन असेसी एलिजिबल फॉर presumptive taxation अंडर सेक्शन 44 AD इज रिसीव्ड द स्पेसिफाइड रेट ऑफ presumptive बिजनेस इनकम इज। इसमें इन्होंने सही आंसर 6% माना है जबकि नॉर्मली 8% होता है। 6% क्या है कि जब आपको 95% या इससे ज़्यादा इनकम अगर बैंक मोड में मिलती है तो आपको 6% एप्लीकेबल होता है प्रेजेंटिव इनकम में, और अदर देन अगर केस में रहता है तो 8%। ओके, 88 वाला जो क्वेश्चन है इसमें आपको डेप्रिसिएशन निकालना है तो डेप्रिसिएशन आएगा 21,750। आप एक बार कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर लेना। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी रिगार्डेड एज ट्रांसफ़र किसको माना जाता है, तो इसमें आएगा रिडम्पशन ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड को ट्रांसफ़र माना जाता है। ये रेट का आंसर है, रेट का। ओके, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अराइजिंग ऑन ट्रांसफर ऑफ लिस्टेड शेयर्स ऑन विच एसटीटी इज पेड एट द टाइम ऑफ ट्रांसफ़र। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का रेट है 15%। लॉन्ग टर्म में इनको 10% से टैक्सेबल किया जाता है। ओके, श्रीमती BA 62 एज इनकी, तो 62 एज मतलब स्लेब में 3 लाख वाली स्लेब में जाएंगे क्योंकि ये 60 तक ही रहती है 2.5 लाख। ओके, तो उनके पास क्या है कि दीर्घकालीन पूंजीगत लाभ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 2,80,000 रुपये। उसके अलावा उनके पास लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है शेयर्स के केस में
तो आपको इनकम टैक्स की लाइबिलिटी निकालनी है। तो इनका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा 1560। श्री तुक तुक प्रत्येक माह 5000 रुपये किराया देता है, उसकी कुल आय 2,80,000 है। ओके, कटौती से कम होकर 80 जीजी को छोड़कर उसे ओके 80 जीजी में उसको फिर कितना बेनिफिट मिलेगा? तो इसका जो सही आंसर है वो 0 आएगा। 93 में 80 जी की कटौती के तहत दावा करने के लिए नगद में कैश डोनेशन 80 जी क्या है कि गवर्नमेंट वगैरह जो एनजीओ वगैरह रहते हैं उनको डोनेशन देना रहता है। तो 80 जी में आप मैक्सिमम केस में 2,000 रुपये से ज़्यादा डोनेशन नहीं दे सकते। अगर 2,000 से ज़्यादा डोनेशन देते हो तो आपकी भी डिसअलाउ होता है और सामने वाले को भी डिसअलाउ होता है एक्सपेंसेस। प्लांट एंड मशीनरी या उपकरण की किराया देने के भुगतान पर टीडीएस कितना लगता है? तो इसका टीडीएस है प्लांट एंड मशीनरी केस में 2%। एक इंटीरियर डेकोरेटर ने प्रेजम्पटिव टैक्सेशन को ऑप्ट किया है, तो इसके लिए वो एडवांस टैक्स कैसे दे सकता है? तो जो प्रेजम्पटिव इनकम होती है उसमें ईयर एंड पे आप एस्टिमेट करके एक किस्त दे सकते हो इन वन इंस्टॉलमेंट, ये इसका सही आंसर है। बाकी इनकम टैक्स एडवांस टैक्स की आपको किस्त भी बता देता हूँ, 1 मिनट। ओके, ये इनकम टैक्स वेबसाइट से आपको दिखा रहा हूँ मैं। जो एडवांस टैक्स है वो सब एसएससी के लिए 4 इसकी इंस्टॉलमेंट जाती है। पहली 15 जून को, नेक्स्ट 15 सितंबर को, उसके बाद वाली 15 दिसंबर को और फाइनल वाली 15 मार्च को। इसमें 15 जून वाले में 15% आपको जमा करवाना रहता है, फिर 45%, फिर 75% और फिर 100% आपको 15 मार्च वाले में। और जो सेकंड वाला जो टेबल में देखोगे आप, टैक्स पेयर हु ऑप्टेड फॉर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम ऑफ 44 AD और सेक्शन 44 ADA, तो इसमें 100% आपको एडवांस टैक्स 15 मार्च को जमा कराना रहता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 96। मिस्टर एक्स भारतीय निवासी है, 10,000 रुपये जीतता है, तो इस केस में कौन सा? तो इसमें लॉटरी की इनकम अगर 10,000 रुपये तक है तो उसमें कोई टैक्स नहीं लगता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी वाला, फॉर डेफरमेंट ऑफ एडवांस टैक्स। एडवांस टैक्स अगर आप टाइम पे नहीं देते हो या डिफ़ॉल्ट करते हो तो उसमें कौन सी सेक्शन में ब्याज लगेगा? 234C के अंदर आपको ब्याज। 2015-16 गत वर्ष में एक व्यवसाय बंद हो गया था, उसके लिए अशोधित आहस की पूर्ति किसके विरुद्ध की जा सकती? तो वो अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है, आप उसको या तो बिजनेस इनकम या एनी अदर ऑफ हेड ऑफ इनकम में सेट अप कर सकते हो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। 99 सेक्शन 80IE। 80IE किसको, कौन सी जगह पे आप टैक्स प्लानिंग के लिए यूज़ में कर सकते हो? तो इसमें आता है सही आंसर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, उत्तर पूर्वी राज्यों में 80IE का बेनिफिट मिलता है। ओके, लास्ट क्वेश्चन। कर नियोजन के विशेष संदर्भ में बनाए खर्च के निर्णय में किसी संगठन के बनाए निर्णय के लिए कौन सी धारा प्रासंगिक है? तो टैक्स प्लानिंग के लिए ये सारी सेक्शन यूज़फुल है, 80IA, IB, IAC और ऑल ऑफ द अबव। तो ऑल ऑफ द अबव। ओके, अच्छे से पेपर देना, ऑल द बेस्ट। अगर कुछ रहे तो आप कमेंट करना, तो मैं ट्राई करूँगा उसको रिप्लाई करूँ। बाय बाय, गुड नाइट।